नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, सहायकाचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय बिजोरिया। आज के इस YouTube वीडियो में अध्ययन करने जा रहे स्वप्न वासवदत्तम का प्रथम अंक। और अभी तक लगभग 4 वीडियो के तहत स्वप्न वासवदत्तम के प्रथम अंक के कुछ श्लोकों का अध्ययन किया जा चुका है। आज प्रथम अंक के जो बचे हुए 2 श्लोक हैं, उन दोनों श्लोकों का अध्ययन किया जाएगा। अभी तक के जो कथा वस्तु चल रही थी प्रथम अंक की, उसके अनुसार जो कथा वस्तु थी वो तपोवन में संपन्न हुई थी। और तपोवन के अंतर्गत ही जो ब्रह्मचारी जो लावणक गांव से लौटा था, उस ब्रह्मचारी के द्वारा यह ज्ञात होता है कि लावणक गांव में भयंकर दावाग्नल अर्थात अग्नि दाह होने के कारण, अग्नि प्रज्वलित होने के कारण वहाँ पर उस अग्नि में वासवदत्ता और जो उद्यन का जो प्रधानमंत्री जो योगेंद्रायण है, वो दोनों ही जलकर मर गए हैं। तो इस दशा के पश्चात, इस परिस्थिति के पश्चात जो राजा उद्यन है, वो वासवदत्ता के मर जाने के पश्चात या उसके दुख में विलाप कर रहा है। और विलाप करने के दौरान ही वो बार बार अचेत अवस्था में आ जाते हैं। तो उस समय केवल जो रुमणीयवान है, जो राजा उद्यन का मंत्री है, वो रुमणीयवान ही उस राजा को, अपने राजा उद्यन को संभाल रहा है, उनको बार बार चेतन अवस्था में ला रहा है। तो यहाँ पर जो योगेंद्रायण वो ये कहता है कि अब मेरा कुछ जो भार था, अर्थात जो मंत्रित्व का जो भार था, मंत्री पद का, वो कुछ कम हो गया है। अर्थात अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ, क्योंकि वो योजना अनुरूप ही इस प्रकार की वहाँ पर लावणा गांव में अग्नि प्रज्वलित हुई थी। तो वो कहता है कि सविश्रमो ही अयम बारः प्रसक्त तस्य तुश्रमः तस्मिन् सर्वम अधीनम ही यत्रादीनो नराधिपः। अर्थात वो कहता है ही अर्थात क्योंकि, अयम बारः अर्थात ये जो भार था प्रधानमंत्री मंत्री पद का, वो सविश्रमो अर्थात वो कम हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि तस्य अर्थात तस्य रुमणेवानस्य अर्थात उस रुमणेवान पर, उस रुमणेवान के अधीन ही अब क्या हो गया है कि नराधिपः अर्थात राजा उद्यन का, अपने राजा का अधिप या भार जो है, या जो वो राजा उद्यन है, अब वो रुमणीयवान के अधीन हो गए हैं, वो उन पर आश्रित हो गए या उनके अधीन हो गए। तो जो रुमणीयवान का भार है, अब वो प्रशक्तः अर्थात वो और बढ़ गया है। क्योंकि पहले तो जो मैं था, योगेंद्रायण था, वो उसका भार उठा रहे थे, राजा का भार, राजा को की सहायता करते थे। तो अब जितने भी सर्वमधीनम, जितने भी राजकार्य, वो राजकार्य रुमणीयवान के द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं। तो उसका भार बढ़ गया है। तो इसी बीच में प्रकाशम कुछ इस प्रकार के पंक्तियां, वाक्यांश देखने को मिलते हैं। प्रकाशम और प्रकट रूप में अतबो और क्या महाशय प्रियव स्थापित इदानीम श राजा। अब तो जो वे राजा है वो प्रकृतिस्थ हो गए हैं, अर्थात वो अब वैसे नहीं रहे हैं जैसा कि वो पहले थे। तो ब्रह्मचारी कहता है कि तद इदानीम न जाने, मैं इतना तो नहीं जानता हूँ, अब मुझे मालूम नहीं है कि यह तथा सह असितम, अब इस जगह उसके साथ हर्ष आता, यह तया स कथितम, इसके उसके साथ में इस स्थान पर इस प्रकार बातचीत की थी, यह तया सह प्रयुषितम अर्थात इस जगह उसके साथ बैठा था, विश्राम किया था। और यह तया स कुपितम, और इस जगह उससे रूठा था, उस पर क्रोध किया था। यह तया सह सहितम, और इस स्थान पर उसके साथ में शयन किया था, सोया था, विश्राम किया था। इत्येवं तम विलपंतम राजानम अमात्यै महता यत्नेन तस्मात् ग्रामात् गृहीत्वा अप्रांतम, अर्थात इस प्रकार विलाप करते हुए, विलपंतम अर्थात विलाप करते हुए, राजानम राजा को, अमात्यै राजा को बड़े प्रयास के साथ में, महता यत्नेन अर्थात बड़े प्रयत्न पूर्वक, तस्मात् अर्थात ग्रामात् लावणकात् अर्थात उस लावणक ग्राम से, गृहीत्वा अर्थात ला करके, या उस मंत्री जो है लोग उस गांव से चले गए थे, अप्रामतः अर्थात वहाँ से निकल जाते हैं। ततो निष्कांते राजनी पोषित नक्षत्र चंद्रमेव नभो रमणीय संवृतः श ग्रामः, अर्थात उन सबके निकल जाने के पश्चात, अर्थात राजा मंत्री इत्यादि के निकल जाने के पश्चात, वो जो ग्राम था वो कैसा हो गया? प्रोषित नक्षत्र चंद्रमेव अर्थात जिस प्रकार आकाश मार्ग से चंद्रमा चला जाता है, तो चंद्रमा से रहित या आकाश की भांति सौंदर्य से रहित, अर्थात जो आकाश होता है वो चंद्रमा और तारों से सुशोभित होता है। और यदि आकाश चंद्रमा और तारों से रहित हो जाए
तो वो बिल्कुल सौंदर्य विहीन हो जाता है, अर्थात उसकी सुंदरता में कमी आ जाती है, सुंदरता से रहित हो जाता है वो आकाश। तो उसी प्रकार की स्थिति उस गांव लावण की हो गई थी, क्योंकि जितने भी राजा राज्याश्रित जितने भी सेवक गण थे, जितने मंत्री थे, जो राजा इत्यादि थे, वो सब वहाँ से अब उस गांव से चले गए थे। तो नभो अरमणीय, अर्थात वो जो स्थिति थी वो आकाश था बिल्कुल अब अरमणीय हो गया था। ततो अहम निर्गतो अस्मि, इसीलिए मैं भी वहाँ से निकल आया हूँ। जो ब्रह्मचारियों का है, इसीलिए सबके चले जाने के पश्चात मैं भी वहाँ से आ गया। तो तापसी कहते हैं कि स खलु गुणवान नाम राजा यह आगंतुकेन अपि अनेन एवं प्रशस्यते। तो वो कहता है कि स खलु गुणवान राजा नाम राजा, वह राजा अवश्य ही गुणवान होंगे, पराक्रमी होंगे। और ये आगंतु केन अपि अनेन एवं प्रशंसते, जिसकी प्रशंसा आगंतुक इस प्रकार कर रहा है। तो तापसी वहाँ पर श्रवण कर रही थी उस बातचीत को। तो वो कहते हैं कि निश्चित रूप से वो गुणवान ही होंगे वो राजा, इसीलिए जो सेवकगण हैं, जो आगंतुक व्यक्ति भी है, वो उनकी इतनी प्रशंसा कर रहा है, उनकी उपलब्धियों का बखान कर रहा है। तो चेठी कहती है भृत्रिदारी के राजकुमारी जी, किन्नु खलु अपरा स्त्री तस्य अस्तम गमिष्यति। तो किम, तो निश्चित रूप से क्या, खलु अपरा स्त्री अर्थात कोई दूसरी स्त्री, तस्य उद्यनस्य तस्य राज्य उस राजा के अस्तम हाथ में गमिष्यति जाएगी। तो यहाँ पर कहने का भावार्थ ये है, तो क्या वो राजा किसी दूसरी स्त्री से विवाह करेगा, इस प्रकार की जो शंका है, संदेह है, वो पूर्व में ही यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से प्रकट कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से जैसे कि योगेंद्रायण की भी योजना थी कि राजा दर्शक की जो बहन पद्मावती हैं, वो किस प्रकार या किसी भी तरह राजा उद्यन की पत्नी बने, जिससे जो राजा दर्शक का जो सैन्य बल है वो राजा उद्यन को प्राप्त हो जाएगा, और राजा उद्यन आरुणी जो शत्रु हैं उनका, उससे पुनः अपने राज्य को हस्तगत कर लेगा। तो ये योजना इस पंक्ति के माध्यम से या यहाँ पर प्रादुर्भूत होती है, इसका उद्गम होता है। तो मुख्य संधि का भी यहाँ उदाहरण देखने को मिलता है। पद्मावती कहते आत्मगतम, मनी मन सोच रही है, मम वृद्धेन एव सह मंत्रितम, अर्थात जो मेरा जो मन है, और या जो ये तापसी जिस प्रकार बोल रही है, वो निश्चित रूप से मेरा जो अंतर्मन है, जो मेरा मन है, मेरा मन भी उसी प्रकार विचार कर रहा है। तो ब्रह्मचारी करता है आपृच्छामि भवन्तौ गच्छाम तावतः। तो ब्रह्मचारी कहता है कि आपृच्छाम भवन्तौ, अर्थात आप दोनों की आज्ञा हो तो मैं अब जा रहा हूँ, अर्थात गच्छाम तावत, तो मैं जाने की आज्ञा लेता हूँ, तो मैं चला जाता हूँ। वो गम्यताम अर्थ सिद्धि, तो प्रयोजन की सिद्धि के लिए जाइए, तो कहते हैं। तो ब्रह्मचारी तथास्तु निश्चित रूप से प्रणाम करता है और निष्क्रांत और रंगमंच से निकल जाता है। योगेंद्रायण साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अहम भी तत्र बहुत्याभ्योनुज्ञातो गंतुम इच्छामि। तो मैं भी तत्र बहुती अर्थात राजकुमारी जी, मैं भी आपसे जाने की आज्ञा चाहता हूँ, अर्थात मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। बहुवती जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का शब्द है, और यहाँ पर राजकुमारी पद्मावती के लिए यह प्रयुक्त हुआ है। तो तत्र भवती अभ्यनुज्ञातो गंतुम इच्छामि, इसीलिए मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। कांचुकी तत्र भवती अभ्यनुज्ञातो गंतुम इच्छति किल, तो आपसे अनुमति लेकर ये भी जाना चाहते हैं। तो कंचुकी पद्मावती से इस प्रकार से आग्रह करते हैं कि ये जो योगेंद्रायण है, ये जो सन्यासी वेशधारी है, ये भी यहाँ से जाना चाहते हैं। पद्मावती आर्यस्य भगिनिका आर्यन विनोद कंटिष्यति। तो पद्मावती कहते हैं कि इनकी जो बहन है आर्यस्य भगिनिका, जो आर्य की जो बहन है, वो निश्चित रूप से इनके चले जाने पर इनको कुछ डर होगा, कुछ समय के लिए घबराएगी भी सही। तो योगेंद्रायण करता है साधु जन हस्तगतेशा नौत्कंटिष्यति, और तो भले लोगों के हाथ में जो वस्तु आ जाती है वो उसमें किसी प्रकार के वहाँ पर, या भले लोगों के हाथ में सौंपने के पश्चात अब मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, या इसे नहीं घबराना चाहिए। तो एक सूक्ति के रूप में यहाँ पर ये वाक्य आता है कि यदि अच्छे व्यक्ति के हाथ में कोई वस्तु आती है तो वो निश्चित रूप से उसकी वृद्धि होती है, उसका सही नहीं होता। तो निश्चित रूप से आपके हाथों में मैंने मेरी धर्म बहन को सौंपा है, अवंतिका को, तो निश्चित रूप से आप इसका अच्छी तरह से पालन करोगे, या जब तक इसका पति विदेश से वापस नहीं आता तब तक आप इसे अपने साथ में रखोगे। तो कांचुक्यम अवलोक्य गच्छाम तावत, तो कंचुकी को देकर गच्छाम तावत, तो मैं चलता हूँ, अब जा रहा हूँ। कांचुके गच्छतु भवान पुनर्दर्शन, जाइए फिर से मिलना होगा, पुनर्दर्शन है, जैसे कि सी
संस्कृत या इंग्लिश भाषा में या आंग्ल भाषा में प्रयुक्त होता है, तो फिर से मिलेंगे, तो पुनः दर्शनाय अर्थात फिर से दर्शन दीजिएगा। योगेंद्र तथास्तु प्रणाम करता है, ठीक है, अच्छा, निष्क्रांत है, वहाँ से निकल जाता है। कांचुकी है, समय इदानीम अभ्यंतरम प्रविष्टम, समय इदानीम, इदानीम अर्थात यह समय, अभ्यंतरम प्रविष्टुम तो चलने का समय हो गया है। तो कंचुकी सभी को आदेशित करता है, राजकुमारी जी से आग्रह करता है कि अब जो समय है, अब वापस पुनः राजप्रसाद को लौटने का समय हो गया है। तो पद्मावती आर्य वंदे प्रणाम करता है, अपने प्रणाम। तापसी जाते तव सदृशम प्रतारम लवस्व, तो तापसी कहते हैं कि जाते की पुत्री तव सदृशम प्रतारम लवस्व, तुम अपने अनुरूप ही, अपने योग्य ही पति को प्राप्त करोगे। ऐसा आशीर्वाद तापसी के द्वारा पद्मावती को प्रदान कर दिया जाता है कि तव सदृशम, तुम्हारे अनुरूप ही या अपने अनुरूप ही, बरतारम अर्थात पति को, द्वितीय विभक्ति एकवचन, बरतारम अपने पति को, लवस्व, लब धातु जो प्राप्त अर्थ में आती है, तो प्राप्त करोगी। वासवदत्ता आर्य वंदे तावदहम, तो मैं भी प्रणाम करती हूँ, तो वो आर्य का वासवदत्ता कहती है मैं भी प्रणाम करती हूँ, वो कंचुकी को प्रणाम करिए। तापसी त्वमपि अचिरेण प्रतारम क्षमाशादी, तो तापसी पुनः यहाँ पर वासवदत्ता को, अवंतिका को यहाँ पर उनको भी आशीर्वाद प्रदान करती है कि त्वमपि अर्थात तुम भी या आप भी अतिचिरेण शीघ्र ही, भरतारम अपने पति के, क्षमाशादी तुम भी, तुम्हारा पति मिलेगा, अर्थात जो विदेश गया हुआ है वो पुनः लौट कर आ जाएगा और आपसे उनका पुनर्मिलन होगा। वासवदत्ता अनुग्रहितास्मि अर्थात मैं अनुग्रहित हूँ, इस प्रकार से। कांचुकी तद आगम्यताम, तो आइए आइए, इतः इतः भवती, तो हे राजकुमारी जी इधर से आइए, इधर से आइए, संप्रति, क्योंकि खगा वाशोपेता सलिलम अवगाढ़ो मुनिजनः प्रदीप्तो अग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम परिभ्रष्टो दुराद रविरपि च संक्षिप्त किरणों रतम व्यावृत्याशौ प्रविशति शनैरस्तु शीघ्रम। तो कांचुकी कहता है कि अब निश्चित रूप से समय हो गया है वापस राजप्रसाद को लौटने का, या उस कहने का भावार्थ यह है कि अब सायंकाल हो गया है, तो सायंकाल होने के लिए के उपरांत अब हमें यहाँ से या तपोवन को छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? तो खगा वाशोपेता सलिला खगाहा अर्थात जो पक्षीगण हैं, वाशः अर्थात जो पक्षीगण, वाशः अर्थात जो उनका निवास स्थान है, उपेता उसको प्राप्त करेंगे। अर्थात जो पक्षी जो होते हैं वो दाना चुगने के लिए या भोजन आदि के लिए वो प्रातःकाल ही अपने निवास स्थान से निकल जाते हैं और सायंकाल के पर्यंत भी वो पुनः अपने निवास स्थान पर लौटते हैं। तो ये जो सायंकाल हो गया, तो सायंकाल के समय जो पक्षीगण हैं वो पुनः अपने निवास स्थान पे लौट रहे हैं। आगे कहता है सलिलम अवगाढ़ो मुनिजना अर्थात मुनिजन जो तपस्वी लोग हैं, जो ऋषि महर्षि हैं, वो भी अब सायंकालीन स्नानादि कार्य कर रहे हैं, उसमें निमग्न हो गए हैं। और प्रदीप्तो अग्निर्भाति प्रविशति धूमो मुनि, तो प्रदीप्त अर्थात जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो गई है, भांति, और धूम मुनि वनम प्रविचरती, और जो यज्ञादि का जो धुआं है, यज्ञ वेदी का जो धुआं है वो सारे तपोवन को उसने व्याप्त कर लिया है, वो चारों तरफ फैल रहा है, प्रविचरती वो फैल रहा है। परिभ्रष्टो दुराद रविरपि संक्षिप्त किरणों, और परिभ्रष्ट अर्थात वो भी गिर गया है। क्या गिर गया? दुराद अर्थात दूर से ही, रवि अर्थात सूर्य की भी संक्षिप्त किरणों अर्थात जो किरणें हैं वो पुनः उसी सूर्य में आकर मिल गई हैं, या दूर से दुराद रवि, तो परिभ्रष्ट अर्थात दूर से ही गिरे हुए जो यह सूर्य हैं वो भी अपनी किरणों को अर्थात संक्षिप्त किरणों, अपनी किरणों को संक्षिप्त कर रहा है, वो समेट रहा है। और क्या कर रहा है? रतम व्यावृत्ता अशौ, और वो जो सूर्य हैं अपने जो जिसको 7 अश्व उस पर जुते हुए, ऐसा वो सूर्य अपने रथ पर विराजित होकर उस पर बैठ करके धीरे धीरे अस्त शिक्रम अर्थात अस्तांचल की ओर प्रवेश कर रहा है। तो निश्चित रूप से ये सायंकाल का समय और पुनः हमें राजप्रसाद को लौट जाना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इस प्रकार से भावार्थ होता है। और प्रथम अंकी इति निष्कांता सर्वे अर्थात सभी अपने रंगमंच से निकल जाते हैं और इति प्रथम ओंकार, इस प्रकार प्रथम अंकी समाप्ति हो जाती हैं। अब आएगा द्वितीय अंक। द्वितीय अंक के अंतर्गत मुख्यतः जो प्रारंभ होता है वो ततः प्रविशति चेटी अर्थात रंगमंच पर सीधे ही चेटी का प्रवेश होता है। चेटी जो नाटक में एक सेविका के रूप में आती है, जो नायिका की एक प्रधान सेविका होती है, और प्रधान सेविका के रूप में जो सेविका होती है उसे चेटी शब्द से संबोधित किया जाता है। तो ततः प्रविशति चेटी अर्थात चेटी प्रवेश करती है, तदंतर या दासिका वहाँ पर प्रवेश होता है। तो चेटी कहते हैं कुंजरी के, कोई
कुंजरिका नाम वाली है यहाँ पर। तो कुंजरिके हरि कुंजरिका कुत्र 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 भृत्यदारिका पद्मावती, अर्थात जो आपकी जो राजकुमारी पद्मावती कहाँ पर है, किमण से क्या कर रही हो, ऐसा भृत्यदारिका माधवी लता मंडपस्य पार्श्वतः कंदुकेन क्रीडति। अरे ये रही भृत्यदारिका, ये रही पद्मावती, राजकुमारी पद्मावती, जो माधवी लता मंडप के पार्श्व में ही के पास में ही कंदुक अर्थात फुटबॉल खेल रही है, या पाद कंदुका के खेल में मग्न है, या बगल में ही गेंद खेल रही है। तो यहाँ पर माधवी लता मंडप एक नामक एक प्रांगण कह सकते हो, आंगन कह सकते हो, तो उसके पास में कंदुकेन अर्थात कंदुक से अर्थात गेंद से खेल रही है। और यावत भृत्यदारिकाम उपशपामि, तो ठीक है, जब तक मैं भी राजकुमारी पद्मावती के पास में जाती हूँ। अमो हरे इयं भृत्यदारिका उत्कृत कर्णचूलिकेन व्यायाम संजात स्वेद बिंदु विचित्रितेन परिश्रांत रमणीय दर्शनेन मुख्येन कंदुकेन क्रीडंती एवं गच्छति। तो निश्चित रूप से उसका जो कंदुक अर्थात जो गेंद खेलने के दौरान उसकी जो मुखा अरविंद था वो एक विलक्षण युक्त था, एक विलक्षण ही सौंदर्य उस पर परिलक्षित हो रहा था उस पद्मावती के मुख पर, क्योंकि गेंद खेलने से वो क्लांत होकर अर्थात थक करके जो स्वेद बिंदु थे उस मुखारविंद पर वो बिल्कुल चमक रही थी विचित्र देन अर्थात विचित्र ही रूप से। तो व्यायाम संजात थकने के कारण, और उत्कृत कर्णचूलिकेन, तो कर्ण फूलों का ऊपर उठा लिया है, जिसने अपने कर्ण जो कान थे वो बिल्कुल ऊपर उठे हुए दिखाई दे रहे थे। व्यायाम संजात स्वेद अर्थात मुख व्यायाम से उत्पन्न पसीने की बूंदे, स्वेद अर्थात पसीनों की बिंदु अर्थात बूंदों से, विचित्रतेन विलक्षण ही, परिश्रांत और थकावट, रमणीय दर्शन थकावट से रमणीय दर्शनेन से रमणीय दिख रहा है, दर्शनीय दिख रहा है, मुखेन कंदुकेन अर्थात कंदुकेन गेंद खेलते हुए क्रीडंती एवं गच्छति अर्थात इधर ही आ रही है। तो यावद उपसर्पयामी उपसर्प या सर्पति, जो सर्प होता है वो भी धीरे धीरे चलता है, और उपसर्पति अर्थात पास में आ रहा है, तो अच्छा तो समीप चले। तो इस प्रकार वहाँ पर जो चेटी है वो राजकुमारी पद्मावती के पास में जा रही है धीरे धीरे। तो प्रवेशक उसके पश्चात प्रवेश ततः प्रविशति कंदुकेन क्रीडंती पद्मावती स परिवार वासोदत्याशः। ततः प्रविशति अर्थात प्रवेश करता है, प्रविश पूर्वक लट लकार में एक वचन से प्रविशति शब्द की निष्पत्ति होती है। तो प्रविशति अर्थात प्रवेश करता है, ततः अर्थात इसके अनंतर, कंदुकेन क्रीडंती अर्थात गेंद से खेलती हुई, क्रीडंती शक्ति प्रत्यय नपुंसक स्त्रीलिंग में। तो क्रीडंती पद्मावती, कौन खेल रही है, पद्मावती खेल रही है। तो गेंद से खेलती हुई पद्मावती सपरिवार परिवार के साथ में, परिवार में कौन है, वासवदत्याशः अर्थात वासवदत्ता के साथ में, तथा प्रविशति रंगमंच पर प्रवेश करती है। और प्रवेशक का भी एक उदाहरण है, या जो ये जो सूचना है ये विष्कंबक की तरह ही होती हैं, अर्थात कोई भूतकालीन घटना है और उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वो किस प्रकार से वहाँ पर, या भूत और भविष्य की जो घटनाएं होती है उनकी यहाँ पर का सूचना दी जाती है। जो प्रवेशक विष्कंबक होता है, तो विष्कंबक जो नाट्य का एक लक्षण है नाटक का, उस विष्कंबक के माध्यम से ही यहाँ पर इस प्रकार की सूचना दी गई है कि जो राजकुमारी पद्मावती हैं वासवदत्ता के साथ में वो गेंद खेल रही है माधवी लता मंडप के पास में ही। तो वासवदत्ता हला एशते कंदुक, हला शब्द आता है शकी के लिए, तो हला हे शकी एशते कंदुक है, एश अर्थात यह ते तुम्हारा कंदुक गेंद, ये तुम्हारी गेंद है, तुम्हारा गेंद है, पद्मावती है, आरे बहुत इदानीम एतावत, इस समय इतना ही पर्याप्त है। और वासवदत्ता कहते हला अर्थात हे शकी अति चिरम कंदुकेन क्रीडित्वादिक संजात राघव परिकिया वीव ते अस्तौ संवृतो। तो अधिक देर तक गेंद खेलने के कारण, अति चिरम अधिक देर तक, दीर्घ काल तक, कंदुकेन क्रीडित्वा गेंद के साथ में गेंद खेलने के या खेलने के कारण, अधिक संजात रागो लालिमा के बढ़ जाने से, राग शब्द होता है लालिमा के अर्थ में, तो अधिक लालिमा के बढ़ जाने के कारण, पर क्या आयु ते अस्तव समृत, जो तुम्हारे हाथ मानो पराये हो गए हो, बिल्कुल वो लालिमा छा गई है, बिल्कुल जो हाथ जिसे पीले कहा जाता है कि हाथ पीला करना, अर्थात वो किसी दूसरे को सौंपना, तो इसी प्रकार तुम्हारे हाथ पीले हो गए हैं, जो अधिक क्रीड़ा खेलने का जो रक्त संचार है वो बढ़ गया है। तो इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है।
अगले श्लोक में दोस्तों इसी द्वितीय अंक के कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे और बिल्कुल रोचक नाटक है। जितनी रोचकता इसमें रखोगे आप उतना ही इसमें आनंद आएगा। धन्यवाद।